श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफताब कितना बेरहम है उसका एक और सबूत सामने आया है। श्रद्धा का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है जिसमें श्रद्धा ने चैट में पिटाई का जिक्र किया है। चैट में श्रद्धा की तरफ से लिखा यह गया है कि मैं चाहूंगी आफताब चला जाए। इस चैट में पिटाई का जिक्र है और श्रद्धा ने यह भी कहा है कि अब मुझ में एनर्जी नहीं बची है। दावा किया गया कि यह चैटिंग श्रद्धा और उसके मैनेजर के बीच साल 2020 में हुई थी। श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफताब की बेरहमी का एक और सबूत इस व्हाट्सएप चैट में सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ये व्हाट्सएप चैट श्रद्धा और उसके मैनेजर के बीच है, जिसमें श्रद्धा ने लिखा कि मेरी हालत आज बहुत खराब है। कल रात की चोटों की वजह से मेरा बीपी लो है और मेरी हालत बिस्तर से उठने लायक भी नहीं है और मुझे किसी भी तरह से उसे घर से बाहर भेजना होगा। तुम्हें मेरी वजह से जो परेशानी हुई उसके लिए माफ करना। इस व्हाट्सएप चैट से साफ है कि साथ रहने के दौरान आफताब श्रद्धा को टॉर्चर करता था, उसको चोट पहुंचाता था, उसके साथ दरिंदगी करता था। श्रद्धा और उसके मैनेजर के बीच ये व्हाट्सएप चैट साल 2020 का बताया जा रहा है। इस दौरान दोनों मुंबई के पास वसई में एक साथ रहते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिटाई के बाद श्रद्धा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। वहीं श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस का दावा है कि आरोपी आफताब ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आफताब के साथ इस वारदात का रिक्रिएशन करने के बाद ये दावा किया, जिसके लिए आरोपी आफताब को लेकर पुलिस उसके महरौली वाले फ्लैट में आधी रात को पहुंची ताकि सुरक्षा कारणों से वहां कोई हंगामा ना हो और पुलिस अपना काम आसानी से कर ले। बताया गया कि आफताब से घटना का रिक्रिएशन करवाया गया, यानी उसने कैसे श्रद्धा की हत्या की और फिर उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने क्या क्या किया। खबर है कि पुलिस ने पूरी तफ्तीश के साथ उस फ्लैट में ये जांच की ताकि उसे सच का पता चल सके, क्योंकि कहा जा रहा है कि आफताब की कोशिश शुरू से इस मामले में पुलिस को गुमराह करने की है। उसने पहले तो ये कहा था कि श्रद्धा के शव के उसने 35 टुकड़े किए थे, लेकिन बाद में वो अपनी बात से मुकर गया और उसने 20 टुकड़े वाली नई कहानी बताई। इसी वजह से पुलिस जल्द से जल्द उससे सारे राज उगलवाना चाहती है। इस बीच साकेत कोर्ट ने रोहिणी में मौजूद फोरेंसिक लैब को आफताब का नार्को टेस्ट 5 दिन के अंदर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने ये साफ कर दिया कि इस दौरान आफताब पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल न किया जाए। श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो इस मामले में किसी एक थ्योरी पर काम नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि उसने महरौली इलाके में जंगल से कुछ हड्डियां बरामद की है, जिनकी फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है। और इसके अलावा भी इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। इसी वजह से पुलिस फिलहाल किसी एक थ्योरी पर नहीं टिकी है। खबर है कि जो हड्डियां बरामद की गई थी उनकी जांच के साथ ही श्रद्धा के पिता के डीएनए के लिए उनका ब्लड सैंपल भी लिया गया है। वहीं महरौली के छतरपुर वाले फ्लैट में एफएसएल की टीम ने अपनी जांच की है, जिसके सैंपल फोरेंसिक लैब में भेज दिए गए हैं। बताया गया कि श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश के लिए कई टीमों को लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के पास ये मामला 9 नवंबर को आया था, जब मुंबई पुलिस की एक टीम ने महरौली थाने से संपर्क किया था। कहा गया कि मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के अचानक गायब होने की बात बताई और उसे आफताब के बारे में भी जानकारी दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के अपहरण का केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू की थी। और अब श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली पुलिस इस मामले में अस्पताल और उसके मकान मालिक से भी पूछताछ कर सकती है। बता दें कि कल 4 घंटों तक दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण का बयान दर्ज किया था। श्रद्धा से मारपीट वाले मामले को लेकर पूछताछ की जा सकती है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मकान मालिक से आज पूछताछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करेगी, यानी वो घर जहां पर श्रद्धा और आफताब रहते थे वहां उसके मकान मालिक से जानकारी जुटाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आई है इस वक्त। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से। ये बड़ी खबर जहां बर्फीले तूफान में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। यह हादसा कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में हुआ। बर्फीले तूफान के दौरान सेना का एक बंकर बर्फ की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और 3 जवान शहीद हो गए। उधर रूस की फौज ने दावा किया कि उसने जापोरिजिया में अपने घातक हथियारों से यूक्रेन की सेना पर रॉकेटों की ताबड़तोड़ बारिश की, जिसका एक वीडियो भी रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस के जवान रॉकेट से हमले की तैयारी करते हुए नजर आए। वो हथियारों से लैस 3 टैंक एक खुले मैदान की तरफ ले गए। फिर वहीं से पुतिन के जवानों ने यूक्रेन की सेना पर रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। रूस ने दावा किया कि उसने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। बताया गया कि पुतिन की सेना ने जापोरिजिया में यूक्रेन के कई ठिकानों को इसी तरह तबाह कर
जेलेंस्की की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उधर दावा किया गया कि रूस की बरसाई मिसाइलों का बदला यूक्रेन ने ले लिया। कीव के आसपास किए हमलों के जवाब में जेलेंस्की की फौज ने रूस के कमांड सेंटर पर हमला बोल दिया और धमाके कर उनमें 3 फौजी अड्डों को तबाह कर दिया। इसके अलावा यूक्रेन के निशाने पर रूस के हथियार डिपो भी थे, जिन्हें कंधे पर रखकर दागी गई मिसाइलों की मदद से यूक्रेन के सैनिकों ने बर्बाद कर दिया। दावा है कि ये वही सैन्य अड्डे थे जहां से कुछ दिन पहले रूस ने दनादन मिसाइलें दागी थी, जिनसे सारा यूक्रेन दहल उठा था। दावा है कि इसी का बदला लेने के लिए जेलेंस्की के सैनिकों ने रूस के सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी, जिनमें रूस की क्रूज मिसाइलें, कई मिसाइल लॉन्चर और ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन तबाह हो गए। हालांकि रूस का दावा है कि उसने इसके जवाब में यूक्रेन पर एक और हमला किया। इस बार उसके निशाने पर निकोपोल शहर था, जहां रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां की बिल्डिंगें मलबे के ढेर में बदल गईं। रूस के एक टेलीग्राम चैनल के मुताबिक निकोपोल पर रात में अंधाधुंध मिसाइल अटैक हुए, जिनसे वहां मौजूद करीब 40 इमारतें ध्वस्त हो गईं। दावा है कि रूस के निशाने पर वहां के सोलर प्लांट भी थे, जिनके तबाह होते ही पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इलाके में जबरदस्त दहशत फैल गई। वहीं मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में चोरी की हैरान करने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। चोर ने ट्रैक्टर को चुराकर फरार हो गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चोर बार बार अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता दिखा। इस दौरान उसने ट्रैक्टर के आगे के हिस्से की तरफ लगे वायरिंग में कुछ ऐसा किया कि ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया और वो चंद सेकंड में ट्रैक्टर पर सवार होकर उसे लेकर फुर हो गया। चोर की हैरान करने वाली वारदात शाहजहांपुर की गवली मोहल्ला इलाके में हुई। घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा किया गया था, तभी सफेद कपड़े से चेहरा ढककर चोर आया और ट्रैक्टर को स्टार्ट करके उसे लेकर चला गया। बाद में दूसरी गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी चोर ट्रैक्टर को ले जाता दिखा। फिलहाल पुलिस इस ट्रैक्टर चोर की तलाश में जुटी है। उधर यूरेशियन टाइम्स वेबसाइट ने दावा किया कि जेलेंस्की की सेना ने क्रूज मिसाइलों से किए गए हमलों को नाकाम कर दिया। बताया गया कि पुतिन की फौज ने ये मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव पर दागी थी, लेकिन उन्हें आसमान में ही ढेर कर दिया गया। यूरेशियन टाइम्स वेबसाइट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने इन मिसाइलों को जर्मनी के आयरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह किया। मिसाइलों को ढेर करने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मिसाइल आसमान में उड़ती दिखाई दी, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर फटती, हवा में ही उसे नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि खैरसॉन से पीछे हटने के बाद रूसी सेना ने कीव पर कलिब्र क्रूज मिसाइलें दागी थी, लेकिन दावा है कि उसकी मिसाइलों को चुन चुन कर ढेर कर दिया गया। असल में क्रूज मिसाइलों के हमलों से बचने के लिए ही यूक्रेन ने जर्मनी से इस एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। कहा जा रहा है कि अब ये यूक्रेन के लिए किसी कवच की तरह काम कर रहा है। अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के नोएडा से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया। ये एनकाउंटर नोएडा के सेक्टर 62 इलाके में हुआ है। इधर इजरायल ने अपने दुश्मन ईरान से निपटने के लिए आयरन डोम का नेवल वर्जन बना लिया और उसके एक सफल टेस्ट का दावा किया। आयरन डोम इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन समंदर में होते ईरान के हमलों का करारा जवाब देने के लिए इजरायल ने पानी के जहाजों का रक्षक तैयार कर दिया, ताकि ईरान इजरायल के जहाजों का बाल भी बांका ना कर पाए। सी डोम नाम का यह सिस्टम शिप पर इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि उसे रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन के हमलों से बिल्कुल उसी तरह बचाएगा जैसे जमीन पर तैनात आयरन डोम इजरायल के ठिकानों की हिफाजत करता है। अभी मंगलवार को ईरान के एक ड्रोन ने इजरायली बिजनेसमैन के तेल के एक टैंकर को अपना निशाना बनाया था। कहा जा रहा है कि हमले के लिए ईरान ने अपने शाहिद 136 ड्रोन को चुना था, वही शाहिद 136 जिसने यूक्रेन का तेल निकाला हुआ। उसी हमले के बाद इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि उनके जंगी जहाज पर तैनात सी डोम सिस्टम ने मुश्किल हालात में भी अपने टारगेट को आराम से डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर लिया। उत्तर प्रदेश के कासगंज से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें दो पक्ष मामूली सी बात पर जमकर मारपीट करते दिख रहे हैं। दावा है कि सरकारी नल से पानी भरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस दौरान दोनों पक्षों के हाथ में लाठी नजर आ रही थी, जिससे वो एक दूसरे पर वार करते दिखे। मारपीट में महिलाएं भी शामिल थी। हाथ में बड़ा सा पत्थर लेकर महिला दूसरे पक्ष के ऊपर हमला करती दिखी, जबकि लड़ाई के दौरान बच्चे और बूढ़े भी नजर आ रहे थे, जो लाठी लेकर मारपीट कर रहे थे। कुछ लोग घर की छत से भी पथराव करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं। हालांकि दोनों ही पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
इस बीच पोलैंड के राष्ट्रपति 2 दिन पहले हुए मिसाइल हमले वाली जगह पर पहुंचे। इसी हमले में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद पोलैंड के राष्ट्रपति उस इलाके में पहुंचकर लोगों से मिले। उन्होंने इसे गलती से हुआ हमला बताया। खबर है कि रूस के हमले से बचाव के दौरान यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल पोलैंड बॉर्डर के पास के एक गांव में गिर गई थी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पुलिस ने लड़की को चौथी मंजिल से फेंकने के आरोपी सुफियान को एक मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया। बता दें कि आज लखनऊ पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। हालांकि एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। पुलिस ने आरोपी सुफियान के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। उधर रूस से यूरोप तक गैस पहुंचाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों से हुई लीकेज पर स्वीडन ने सनसनीखेज दावा किया। उसने कहा कि उसे लीक वाली जगहों पर बारूद के सबूत मिले हैं। पिछले महीने भी स्वीडन ने दावा किया था कि पाइपलाइनों से लीक हुई गैस कोई हादसा नहीं था, बल्कि उनमें जानबूझकर बम धमाके किए गए थे। और अब स्वीडन ने कह दिया कि उसे गैस रिसाव वाली जगहों से विस्फोटक के सबूत भी मिले हैं। यानी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों से गैस का रिसना कोई हादसा नहीं, बल्कि यूरोप को गैस धमाके में उड़ाने की साजिश थी। रूस से गैस लेकर नॉर्थ स्ट्रीम और नॉर्थ स्ट्रीम 2 2 पाइपलाइनें बाल्टिक सागर से होते हुए जर्मनी जाती हैं, जिनमें सितंबर में स्वीडन और डेनमार्क के इलाके में 2-2 लीक हुए थे। इससे ऐसा हड़कंप मचा कि स्वीडन और डेनमार्क ने जांच बैठा दी। डेनमार्क भी कह चुका है कि गैस लीक जबरदस्त धमाकों की वजह से हुई थी। बिहार के चंपारण में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सामने आया, जहां जन्मदिन के जश्न के बीच कई राउंड फायरिंग की गई। बारबालाओं का डांस और ताबड़तोड़ फायरिंग, ये नजारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि बिहार के चंपारण में पंचायत के पूर्व मुखिया के जन्मदिन के जश्न का है, जहां बारबालाओं के डांस के बीच फायरिंग की। वीडियो में नजर आया कि जहां एक तरफ डांस हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ स्टेज के पास खड़ा एक लड़का फायरिंग कर रहा था। आरोप है कि फायरिंग करने वाला लड़का पूर्व मुखिया का बेटा है। बताया गया कि वीडियो 7 नवंबर का है और यहां पंचायत के पूर्व मुखिया के जन्मदिन का जश्न चल रहा था और इस दौरान पूर्व मुखिया के बेटे ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की। वीडियो वायरल होते ही पुलिस के कान खड़े हो गए और पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी। गुजरात चुनाव का बिगुल बज चुका है और उस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी खुद डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकते हैं। वोटर्स को वोटर स्लिप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचा सकते हैं। तो गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे, बल्कि इसके लिए वो डोर टू डोर जाकर कैंपेन भी करेंगे, वोटर्स से मुलाकात करेंगे, उन्हें वोटर स्लिप भी पहुंचा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को वलसाड भी पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनकी रैली भी होनी है और ऐसे में जब गुजरात में चुनाव प्रचार चल रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटर्स के बीच सीधे पहुंचेंगे। उधर खबर है कि संयुक्त राष्ट्र के बैन की धज्जियां उड़ाते हुए उत्तर कोरिया रूस के सैनिकों के लिए कपड़े बनाने में जुटा है। इसके जरिए वो रूस से अपनी दोस्ती तो निभा ही रहा है, उससे जमकर पैसे भी वसूल रहा है। क्योंकि यूक्रेन में सर्दी शुरू हो गई है और ये 9 महीने से जंग लड़ रहे रूस के सैनिकों की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो सकती है। क्योंकि कुछ रोज पहले ही खबर आई थी कि उनके पास सर्दियों में लड़ने लायक कपड़े तक नहीं बचे और अब ये खबर आ रही है कि रूस को इस मुश्किल से निकालने के लिए खुद किम खड़े हो गए हैं। वो अपने देश में रूसी सैनिकों के लिए कपड़े, जैकेट और जूते तक बनवा रहे हैं और उन्हें बड़े पैमाने पर रूस भेज भी रहे हैं। इसके लिए उत्तर कोरिया की राजधानी समेत 3 शहरों की फैक्ट्रियों में दिन रात काम किया जा रहा है और हर एक फैक्ट्री में 500 से 1000 लोग रूस के सैनिकों के लिए कपड़े बनाने में जुटे हैं। जबकि सुरक्षा परिषद ने 2017 में उत्तर कोरिया से हर तरह के टेक्सटाइल निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन किम ने इस बैन को हवा में उड़ा दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, पेरू के लीमा एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। रनवे पर प्लेन और ट्रक के बीच टक्कर हुई है। हादसे के बाद प्लेन में आग लग गई। सभी यात्री हालांकि सुरक्षित बताए गए हैं, लेकिन इस हादसे में ट्रक में सवार 2 फायर फाइटर की मौत हो गई है। पेरू के लीमा एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां रनवे पर विमान से ट्रक टकरा गया। तस्वीरें भी सामने आई है किस तरीके से इस टक्कर के बाद विमान में भीषण आग लग गई। लेकिन आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि विमान में सवार जितने भी यात्री थे सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन ट्रक में जो फायर फाइटर्स मौजूद थे उनमें से 2 की मौत की जानकारी मिल रही है। पेरू से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रनवे पर यह हादसा हुआ, 2 दमकल कर्मियों की इसमें जान चली गई।
विमान में जितने यात्री सवार थे सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन आग कितनी ज्यादा भीषण थी इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ये टक्कर हुई और उसके बाद जो विमान था रनवे पर उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद सभी यात्रियों को हालांकि वहां सुरक्षित निकाल लिया गया। अब खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर एक बार फिर से जानलेवा हमला हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने एक खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये आशंका जताई है कि इमरान खान पर एक बार फिर से अटैक किया जा सकता है। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना ने खैरसॉन में फिर हमले तेज कर दिए। बताया जा रहा है कि खैरसॉन हाथ से निकलने से गुस्साए पुतिन के सैनिक अब आम लोगों को निशाना बना रहे हैं ताकि उनमें दहशत पैदा की जा सके। यूक्रेन का आरोप है कि खैरसॉन के कई हिस्सों में रूसी फौज जोरदार हमले कर रही है। कहा जा रहा है कि पुतिन के सैनिकों की गोलीबारी में एक आदमी की मौत भी हो गई। खबर है कि अभी खैरसॉन के जिन हिस्सों पर रूसी सेना का कब्जा है वो वहीं से मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रही है। असल में जंग की शुरुआत में पुतिन की फौज ने यूक्रेन के खैरसॉन पर कब्जा किया था। 9 महीने से जारी जंग में रूस यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर कब्जे की बात कहता आया है, लेकिन दावा है कि यूक्रेन के जोरदार हमलों के बाद रूस की सेना को खैरसॉन से पीछे हटना पड़ा। मतलब जंग में पुतिन के हाथ अब तक जो लगा था वो भी निकलता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इसीलिए खैरसॉन को रूसी फौज वापस लेना चाहती है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना खैरसॉन के अलग अलग हिस्सों में मिसाइलों से भी हमले कर रही है, जिनमें आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पुतिन के सैनिक खैरसॉन के अलग अलग हिस्सों में मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। दावा है कि रूस के सैनिक खैरसॉन के जिन हिस्सों में मोर्चा संभाले हुए हैं वो वहीं से यूक्रेन के लोगों पर कहर बरपा रहे हैं। खबर है कि रूसी सेना सबसे ज्यादा खैरसॉन के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन भी रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना अब हर हाल में पूरे खैरसॉन को वापस लेना चाहती है। कहा जा रहा है कि इसी बात से गुस्साए रूसी जवानों ने हमले तेज कर दिए। राजस्थान के दौसा से खबर है, जहां विदेशी महिला पर सांड ने हमला कर दिया। इस हमले में महिला घायल हो गई। इस घटना की तस्वीरें पास ही लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें सांड ने विदेशी महिला को जमीन पर जोर से पटक दिया। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें महिला जैसे ही सांड के पास पहुंची तभी उसने अपनी सींग से उठाकर सड़क पर पटक दिया। यह हमला इतना जोरदार था कि महिला काफी दूर जा गिरी। सांड के इस हमले में विदेशी महिला के पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए। सांड के हमले के फौरन बाद पास से गुजर रहे एक शख्स ने महिला की मदद की। उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर अस्पताल ले गया। दौसा में विदेशी महिला अनाज मंडी की तरफ घूमने आई थी, तभी उस पर सांड ने हमला कर दिया। इधर ईरान में हो रहे हिंसक प्रदर्शन में वहां की सेना के एक कर्नल की मौत हो गई। ईरान में हिजाब आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो वहां की सरकार इस आंदोलन के पीछे विदेशी साजिश का शक जता रही है। ईरान में हिजाब के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया, गाड़ियां फूंक दी। उनके निशाने पर सुरक्षा कर्मियों की मोटरसाइकिल रही, जिनमें प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि यह हिंसक प्रदर्शन ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में हो रहा है, जहां रात में बात पुलिस के हाथ से निकल गई, क्योंकि हजारों प्रदर्शनकारी अंधेरे में सड़कों पर उतरे और आगजनी करने लगे। जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के लिए फायरिंग शुरू कर दी और हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। खबर आई कि इस प्रदर्शन के दौरान सेना के एक कर्नल की मौत हो गई। इसके अलावा 6 आम लोगों की जान जाने की खबर है। ईरान हिजाब आंदोलन की आग में जल रहा है और वहां की सरकार भड़के हुए लोगों को शांत नहीं कर पा रही। ईरान की सरकार ने आरोप लगाया कि वहां हो रहे प्रदर्शन के पीछे इजराइल का हाथ है। इससे पहले उसने इसी तरह का आरोप फ्रांस पर लगाया था। और अब ईरान हिंसक प्रदर्शन के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसे कई और विदेशी एजेंसियों पर भी शक है। फ्रांस का नाम तो वो पहले ही ले चुका है। यही नहीं, उसे तुर्की में सक्रिय कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पर शक है, जिसके लिए उसने अपने दुश्मन तुर्की से हाथ मिला लिया। यानी ईरान को लग रहा है कि उस अकेले के पीछे उसके कई दुश्मन हाथ धोकर पड़े हैं। अब तक उसने अमेरिका का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसे पश्चिमी देशों पर और अपने जानी दुश्मन इजराइल पर शक है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो हिजाब आंदोलन की आड़ में ईरान की सरकार गिराना चाहते हैं, ताकि 1979 में बने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की पहचान खतरे में पड़ जाए, क्योंकि इजराइल लगातार पश्चिम एशिया में यहूदी धर्म के प्रचार में जुटा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस को आज गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि विदेश मंत्री दोपहर 2 बजे इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जबकि अमित शाह का कार्यक्रम का संबोधन का वक्त शाम 4 बजे का होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 72 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
इस बीच कच्चे तेल के मुद्दे पर सऊदी अरब झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका की धमकी के बावजूद सऊदी अरब ने कच्चे तेल का उत्पादन कम कर दिया। अमेरिका ने सऊदी अरब को इसके लिए गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी थी, लेकिन इस धमकी का सऊदी अरब की सेहत पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। सऊदी अरब को यह धमकी अमेरिका की तरफ से उस वक्त दी गई थी जब ईरान की तरफ से बड़े हमले की आशंका थी। अमेरिका ने अपनी मिसाइलें और फाइटर जेट सऊदी अरब की रक्षा के लिए तैनात कर दिए थे। उसने दो टूक कहा था कि अगर ईरान ने हमला किया तो जवाब अमेरिका से मिलेगा। अचानक लगने लगा था कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच की सारी दूरियां मिट गई हैं, लेकिन कच्चे तेल के खेल ने एक बार फिर आग लगा दी। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस ने पिछली बार बाइडेन को तगड़ा झटका दिया था। अक्टूबर में हुई इस संगठन की बैठक में कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला लिया गया था, जबकि बाइडेन चाहते थे कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि तेल की कीमतों को कम किया जा सके। कच्चा तेल महंगा होने का सीधा फायदा रूस को मिल रहा है, जबकि दुनिया के बाकी देश महंगाई की आग में झुलस रहे हैं। इसीलिए बाइडेन चाहते थे कि सऊदी अरब इस मामले में अमेरिका का साथ दे और तेल का उत्पादन बढ़ाने का ऐलान करे। ओपेक प्लस संगठन में सऊदी अरब का तगड़ा दबदबा है, लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका को झटका देते हुए कच्चे तेल का उत्पादन गिराने का ऐलान कर दिया था। माना तो ये जा रहा है कि अमेरिका में हुए मिड टर्म इलेक्शन में बाइडेन की पार्टी को लगे झटके के पीछे भी कच्चा तेल ही था। इसीलिए बाइडेन तेल के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि एक बार फिर ओपेक प्लस संगठन कच्चे तेल का उत्पादन गिराने का फैसला कर सकता है। इसीलिए अमेरिका और सऊदी अरब के बीच कूटनीति का नया दौर शुरू हो चुका है, वो भी ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। और खुद सऊदी अरब ये मान रहा है कि ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसीलिए माना जा रहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए वो तेल के मुद्दे पर समझौता कर सकता है। उससे भी बड़ी बात यह कि अगर ईरान के साथ जंग छिड़ गई तो रूस से मदद मिलने की उम्मीद कम है, खासतौर पर इसीलिए कि रूस तो खुद ईरान के हथियारों से यूक्रेन से ये जंग लड़ रहा है। इसीलिए अगर सऊदी अरब को ईरान से लड़ना पड़ा तो रूस से मदद मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सुरक्षा को दांव पर रखकर सऊदी अरब ने तेल के मुद्दे पर न झुकने का फैसला किया है। मतलब साफ है कि कच्चे तेल से जुड़ी नीतियों पर अब अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देश तेल को महंगा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। उधर झारखंड के जमशेदपुर से एटीएम चोरी की हैरान करने वाली खबर सामने आई, जिसकी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में एक नकाबपोश आदमी एटीएम के अंदर मशीन को खोलने की कोशिश करता नजर आया, जबकि एटीएम के बाहर दूसरा आदमी खड़ा हुआ था। काले रंग की टी शर्ट पहने हुए आदमी ने अपने चेहरे को सफेद रंग के कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी में आदमी मशीन को हर तरफ से खोलने की कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन काफी देर की कोशिश के बाद भी जब मशीन नहीं खुली तो उस आदमी ने बाहर खड़े साथी की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा। इस दौरान नकाबपोश आदमी कैमरे की तरफ भी देखते हुए नजर आया, जिसके बाद दोनों बदमाशों ने मिलकर सीसीटीवी को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों अपने मंसूबे में नाकाम रहे। सीसीटीवी को तोड़ने में असफल होने के बाद दोनों ने एटीएम को खोलने की कोशिश फिर शुरू कर दी और काफी देर तक औजारों की मदद से मशीन को खोलते रहे, लेकिन दोनों बदमाश एटीएम के अंदर रखे कैश को नहीं निकाल पाए। हालांकि पुलिस ने एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी के आधार पर केस दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नेटो की सदस्यता पर स्वीडन के सेना अध्यक्ष ने अमेरिका के आर्मी चीफ के साथ बैठक की। दोनों की मुलाकात पेंटागन में हुई, जहां उन्होंने नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया और सुरक्षा मुद्दों पर बात की। इससे पहले मई में स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन तुर्की के अड़ंगे की वजह से अब तक बात नहीं बन पाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे और ईटानगर में बने एयरपोर्ट डोनी पोलो का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे यानी अब से कुछ देर के बाद इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट का नाम अरुणाचल प्रदेश में सूर्य यानी डोनी और चंद्रमा यानी पोलो पर आधारित है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचकर काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और फिर शाम 7 बजे पीएम मोदी पहुंच जाएंगे गुजरात के चुनावी रण में। वलसाड़ पहुंचेंगे वो, यहाँ पर वो रोड शो और रैली करेंगे, यानी 3 कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या क्या कार्यक्रम है। सबसे पहले आपको बता दें कि ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वाराणसी में काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करेंगे इस कार्यक्रम का, और वाराणसी में ही तमिलनाडु के 9 धर्माचार्यों का सम्मान भी करेंगे। फिर तमिलनाडु के छात्रों से प्रधानमंत्री संवाद करेंगे और शाम को पीएम मोदी वलसाड़ में चुनावी रैली और रोड शो करेंगे। ड्रग तस्करी के आरोप में रूस में कैद अमेरिकी महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी की लोकेशन का पता चल गया।
खबर है कि वो रूस की एक जेल में अपनी सजा काट रही हैं, जिसकी जानकारी उनके वकील ने दी। रूस की अदालत ने अमेरिकी खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर को ड्रग तस्करी के जुर्म में 9 साल की सजा सुनाई है, जिनको छुड़ाने में अमेरिका जुटा हुआ है। पिछले दिनों ऐसी खबरें थी कि उनकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर से अनोखी तस्वीरें सामने आई, जहां बंदरों से परेशान होकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर लंगूरों की होर्डिंग लगाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर लंगूरों के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। असल में यहाँ बंदरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे बचने के लिए लंगूरों की होर्डिंग लगाने का उपाय सुझाया गया। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर 1-2 नहीं बल्कि बंदरों का पूरा झुंड मौजूद है, जो दिन भर चहलकदमी करता रहता है। लोगों का सामान उठाने से लेकर आसपास रखे सामान को नुकसान भी पहुंचाता है, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को बंदरों से निपटने के लिए लंगूरों का सहारा लेना पड़ा। बता दें कि कानपुर पुलिस कमिश्नर के अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के आसपास चारों तरफ लंगूरों के पोस्टर लगवाए हैं, साथ ही 3 फुट के होर्डिंग कटआउट पेड़ों पर टांगे गए हैं। उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके स्नाइपर ने रूस के 2 सैनिकों को एक गोली से ही मार गिराया। जेलेंस्की की फौज की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें 2 सैनिक एक साथ जमीन पर गिरते नजर आए। सामने आए वीडियो में एक स्नाइपर दुश्मन पर निशाना लगाता दिखाई दिया। जैसे ही उसने गोली चलाई, 2 सैनिक ढेर हो गए। बताया गया कि डोनेस्क के एक इलाके में पुतिन के दोनों सैनिक यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, स्नाइपर ने उनका काम तमाम कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक स्नाइपर ने 5 रूसी सैनिकों पर निशाना साधा, जिनमें 3 की मौत हुई जबकि 2 घायल हो गए। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग में इसी तरह से यूक्रेन ने अपने कई स्नाइपर मैदान में उतार रखे। बताया जा रहा है कि रूसी सेना पर कहर बरपाने की इन्हें खुली छूट दी गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा रूस के सैनिकों को ढेर किया जा सके। बीते कुछ दिनों से यूक्रेन की सेना लगातार अपने स्नाइपरों के दुश्मन को ढेर करने का वीडियो जारी कर रही है। खबर है कि इन वीडियो को देखकर रूस के सैनिकों में खौफ फैल गया है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन के सैनिक उसके स्नाइपरों से बचने के लिए जंगल में छिपने को मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की की सेना ने कई स्नाइपर जंग में उतार रखे हैं, जो रूस के जवानों को चुन चुन कर ढेर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के स्नाइपरों ने जंग में अब तक रूस के कई सैनिकों को मार गिराया है। एक बड़ी खबर मिल रही है राजस्थान के सीकर से, जहां एक लड़की ने छेड़खानी से तंग आकर अपनी जान दे दी है। 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। परिवार वालों की शिकायत के बाद लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी समीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर रूस ने नए भर्ती हुए सैनिकों को हथियार चलाना सिखाने के बाद उनकी मरम्मत की भी ट्रेनिंग दी। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध के मैदान में अगर इनमें खराबी आ जाए तो उनकी तुरंत मरम्मत कर वो दोबारा मोर्चे पर डट जाएं। इस ट्रेनिंग का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रूस के जवान एक खराब टैंक को खींचते नजर आए, तो कुछ टैंक ट्रॉली में रखकर ले जाते दिखे। खराब हथियारों और वाहनों की मरम्मत में वो दिन रात जुटे हैं, जिसके लिए अलग अलग टीम बनाकर उन्हें कई शिफ्ट में बांटा गया। मरम्मत के काम में जुटे जवानों को रूस ने सबसे पहले उन हथियारों को ठीक करना सिखाया जिनकी जंग में सबसे ज्यादा जरूरत है और जो कम समय में ठीक हो सकते हैं। इसके लिए रूस ने उन्हें हर तरीके के औजार भी मुहैया कराए। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पैसों के लेन देन पर 2 लड़कों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के हरदोई में पैसों के लेन देन को लेकर 2 लड़कों के बीच मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों काफी देर तक एक दूसरे पर लात और घूंसे बरसाते रहे। एक लड़के ने दूसरे लड़के के बाल खींचे तो दूसरे ने उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। काफी देर तक ये तमाशा ऐसे ही चलता रहा और लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद आसपास के लोग बीच बचाव करने आए और दोनों को समझाकर अलग किया। बताया गया कि दोनों लड़के एक प्राइवेट बस में ड्राइवर और कंडक्टर हैं और पैसों के लेन देन को लेकर आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया और मामले में जरूरी कार्रवाई करने की बात कही। अमेरिका का कोई आम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी नजर खासतौर पर अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर है। यूक्रेन ने अमेरिका को अपनी जरूरत के हथियारों की जो लिस्ट सौंपी है, उसमें पेट्रियट सिस्टम का नाम टॉप पर है, क्योंकि यूक्रेन को उम्मीद है कि पेट्रियट सिस्टम उसे मिलते ही वो रूस को अपने यहां से दुम दबाकर भागने को मजबूर कर देगा। इसलिए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और उनसे पेट्रियट सिस्टम देने की अपील की। हालांकि अमेरिका ने अभी नवंबर में ही यूक्रेन को नसाम्स एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, जिन्होंने जंग के मैदान में अपना लोहा मनवाया भी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि नसाम्स ने यूक्रेन की तरफ आती रूस की मिसाइलों को 100% सफलता के साथ इंटरसेप्ट किया है। खुद यूक्रेन भी नसाम्स की दाद दे चुका है, लेकिन सिर्फ नसाम से उसका जी नहीं भर रहा। और अब यूक्रेन कह रहा है कि जंग के मैदान से रूस पर पेट्रियट मिसाइलों को दागने का वक्त आ गया है। जेलेंस्की की सुई अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम पर अटकी हुई है।
क्योंकि पेट्रियट ऐसा दमदार मिसाइल सिस्टम है कि अमेरिका उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। पेट्रियट की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि वो अमेरिकी सेना का मुख्य एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पेट्रियट सिस्टम ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और एडवांस हवाई जहाजों को डिटेक्ट कर सकता है और उन्हें ट्रैक और टारगेट कर सकता है। दुश्मन की मिसाइल चाहे 80 किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, पेट्रियट सिस्टम का रेडार उस पर निशाना लॉक कर सकता है। जबकि इतनी दूर से हथियार को पहचानना तो दूर, जमीन से मिसाइल नजर तक नहीं आती। लेकिन पेट्रियट के लिए यह बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो लंबी रेंज का सिस्टम है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूक्रेन को पेट्रियट मिल गया तो रूस उस पर हवाई हमले करने से पहले 10 बार सोचेगा। इसी वजह से यूक्रेन फरवरी में जंग की शुरुआत के बाद से कई बार अमेरिका से उसका पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मांग चुका है, लेकिन अमेरिका राजी नहीं हुआ। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को अपना ये हथियार दे दिया तो इसका मतलब होगा सीधे सीधे पुतिन से भिड़ना, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन पेट्रियट सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पाएगा। उसे चलाना अकेले यूक्रेन के बस की बात नहीं, इसलिए उसकी तैनाती और ऑपरेशन के लिए अमेरिका के सैनिकों को खुद यूक्रेन जाना पड़ेगा। और अगर अमेरिका के एक भी सैनिक ने यूक्रेन की जमीन पर कदम रखा तो पूरी दुनिया पुतिन का वो रौद्र रूप देखेगी कि तबाही के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। फिर अमेरिका के पास बहुत सारे पेट्रियट सिस्टम मौजूद भी नहीं है। यूरोप, पश्चिम एशिया और प्रशांत महासागर के इलाके में अमेरिका ने अपने कई साथी देशों को पेट्रियट सिस्टम दिया हुआ है। इसलिए इसकी उम्मीद कम है कि अमेरिका पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन को देगा। यह बात रूस भी अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो धड़ल्ले से अपनी हवाई ताकत बढ़ाने में लगा है। और रूस की वायुसेना को सुखोई 34 बॉम्बर का नया बैच डिलीवर हो चुका है, यानी यूक्रेन पर अब बमों का पहाड़ टूटने वाला है, जिसकी वजह से उसकी सांसें अटकी हैं। Su-34 बॉम्बर कई तरह के रॉकेटों और बमों से लैस है। उसकी एक मिसाइल 250 किलोमीटर की दूर से एक मीडियम साइज के जहाज को समंदर में डुबो सकती है। चुनाव आपने कई देखे होंगे, लेकिन हरियाणा के रोहतक में अलग ही नजारा दिखा। यहां हारे हुए सरपंच पद के उम्मीदवार को 2 करोड़ 11 लाख रुपए कैश और एक गाड़ी देकर सम्मानित किया गया। सरपंच के हारे हुए उम्मीदवार की झोली में पहले चेक डाला गया और फिर एक एसयूवी की चाबी। पास में चमचमाती एसयूवी भी खड़ी थी। पंचायत चुनाव में सरपंच पद के उम्मीदवार धर्मपाल की हार हो गई थी, जिसके बाद उनकी हौसला अफजाई के लिए गांव वालों ने उनको सम्मानित करने का बड़ा प्लान बनाया। एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया और सबने मिलकर चंदा इकट्ठा करके 2 करोड़ 11 लाख रुपए जुटाए और एक एसयूवी भी खरीदी, जिससे समारोह के दौरान सरपंच पद के हारे हुए उम्मीदवार को भेंट दिया गया। सरपंच पद के हारे हुए उम्मीदवार धर्मपाल समाज सेवी हैं। वो हर साल गांव वालों के साथ उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, लेकिन 12 नवंबर को हुए चुनाव में वो कुछ वोटों से हार गए थे। गांव वालों के मुताबिक धर्मपाल भले ही सरपंच पद का चुनाव हार गए हों, लेकिन वो उनके लिए किसी सरपंच से कम नहीं है। इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके निशाने पर यूक्रेन का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर नजर आया, जिसे बर्बाद करने के लिए रूस ने अपने एक ड्रोन को उसके पीछे लगा दिया, जिसने पहले तो कई किलोमीटर दूर तक बख्तरबंद गाड़ी में लगे यूक्रेन के लॉन्चर का पीछा किया। इसके बाद जैसे ही सही मौका मिला, ड्रोन ने लॉन्चर पर अपना टारगेट सेट किया और बटन दबाते ही उससे एक मिसाइल लॉन्चर की तरफ बढ़ी, जिसके जमीन को छूते ही वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ। दावा किया गया कि यूक्रेन इस लॉन्चर के जरिए रूस के सैनिकों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था, जिसे तबाह करने के लिए रूस की सेना ने ये ड्रोन अटैक किया। अरुणाचल प्रदेश के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और यहां पर करीब 2.5 घंटे बिताएंगे। पीएम सबसे पहले बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान पहुंचेंगे और यहां होने वाली काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी वहां छात्रों से संवाद करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उधर कुछ दिन पहले पश्चिम एशिया में अमेरिका के ठिकानों पर हुए हमलों ने बाइडेन की चिंता बढ़ा दी। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर आग लग गई और कहा गया कि आग ड्रोन अटैक की वजह से लगी। खबर यह भी आई ड्रोन ईरान ने भेजा था और उसी ने दक्षिण पूर्वी सीरिया में अमेरिका के अल तन्फ मिलिट्री बेस के पास हमला किया था, जिसके बाद खबर आई कि ओमान की खाड़ी में भी अमेरिका की एक शिप पर हमला हुआ है और अमेरिका का अंदाजा है कि दोनों हमले ईरान ने किए और अपने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से किए। ये दावा अमेरिका की सेंटकॉम एजेंसी ने किया और ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से जुड़ा लंबा चौड़ा बयान जारी किया, जिसमें एजेंसी ने दावा किया कि ईरान ने अपने ड्रोन से अमेरिका के एक ऐसे जहाज को नुकसान पहुंचाया जिससे तेल जा रहा था, क्योंकि यह हमला उसी तरह का था जिस तरह से यूक्रेन में किया जा रहा है। यानी अमेरिकी एजेंसी सेंटकॉम ईरान के आत्मघाती ड्रोन पर नजर रख रही है, खासकर उसके यूक्रेन में इस्तेमाल के बाद, क्योंकि यूक्रेन में रूस का पलड़ा इस समय शाहिद 136 की वजह से ही भारी है। अमेरिकी एजेंसी सेंटकॉम का काम पश्चिम एशिया पर नजर रखना है, जिसमें कई नेता और अधिकारी शामिल हैं जो पश्चिम एशिया में अमेरिका के दुश्मनों की हर हरकत पर खास ध्यान रखते हैं।
और इस एजेंसी का कहना है कि ईरान लगातार वहां पर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वैसे कुछ हफ्ते पहले ईरान ने खुद कहा था कि वो पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल के ठिकानों को निशाना बनाएगा, और अब अमेरिकी एजेंसी भी यही दावा कर रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ईरान पर सीरिया में अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। अमेरिका के सैनिक सीरिया में ISIS के आतंकियों को मारने के नाम पर रह रहे हैं, लेकिन ईरान कहता है कि वो इजरायल की मदद करते हैं और वहां पर ईरान की जड़ों को कमजोर करने में जुटे हुए हैं, और इसीलिए ईरान और अमेरिका की दुश्मनी बढ़ती जा रही है। इस आग में ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने घी डालने का काम किया है, क्योंकि उसने अपने ये ड्रोन रूस को दे दिए, जिसने अमेरिका के जानी दुश्मन रूस को ईरान का दोस्त बना दिया। इधर गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार रोबोट की भी एंट्री हो गई है, जो लोगों को बीजेपी का पैम्पलेट बांटता दिखाई दिया। काला चश्मा और केसरिया रंग की टोपी पहना हुआ रोबोट सभा स्थल में आकर्षण का केंद्र रहा। रोबोट में 4 पहिए लगे हैं, जिसकी मदद से वो लोगों के पास पहुंचकर बीजेपी की पत्रिका बांटता दिखा। इस दौरान रोबोट को पूरी तरह से बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर दर्शाया गया। रोबोट के कपड़ों और मफलर पर भी पार्टी का चिन्ह बना हुआ नजर आया। ये स्पीकर के माध्यम से प्रचार भी करेगा, उसमें नडियाद विधानसभा का जो कार्य हमने किया है वो भी सब बोलेगा। बता दें कि इस डिजिटल रोबोट का इस्तेमाल सबसे पहले विधानसभा चुनाव प्रचार में खेड़ा जिले की नदियाड विधानसभा सीट से किया गया, और बीजेपी उम्मीदवार पंकज देसाई अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। डोर टू डोर प्रचार में जा रहे हैं, वहाँ पे रोबोट को लेके जा रहे हैं। वहीं इस रोबोट को बनाने वाले हर्षद पटेल ने बताया कि इस रोबोट में स्पीकर भी लगे हैं, और रोबोट में पहले से ही पार्टी के रिकॉर्ड किए हुए स्लोगन को भी डाला गया है, जो कुछ समय के अंतराल पर बजता रहता है। हालांकि बीजेपी के इस अनोखे प्रचार प्रसार के तरीके ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इधर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के शांति प्रस्ताव ने यूक्रेन की आग में और घी डाल दिया। ज़ेलेंस्की की सख्त शर्तों ने पुतिन को इतनी बुरी तरह भड़का दिया कि रूस ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन से अपनी जंग जारी रखेगा। बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने शर्त रखी है कि वो रूस से तभी बात करेंगे जब पुतिन वहां सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसी बात ने पुतिन को आग बबूला कर दिया, और रूस ने 2 टूक कहा कि जंग तो अब नहीं थमेगी। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन पर अपने ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों का ठीकरा भी ज़ेलेंस्की की शर्तों पर ही फोड़ दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि जब रूस ने यूक्रेन पर पब्लिक वॉर छेड़ी हुई है, तो फिर उससे जंग रोकने की बातचीत भी बंद कमरे में नहीं बल्कि दुनिया के सामने ही होगी। ज़ेलेंस्की की इस शर्त को रूस ने एकदम बेतुका बताया, और पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पहले यूक्रेन बातचीत करता है, फिर वो बातचीत से इनकार कर देता है, इसके बाद यूक्रेन दोबारा बातचीत के लिए राजी हो जाता है, लेकिन दुनिया के सामने बातचीत की मांग करता है। इंडोनेशिया में हुई G20 समिट में भी ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना शांति प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा था। तब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी वहां मौजूद थे, और उन्होंने तभी बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि ज़ेलेंस्की बैठकर मसला हल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी शर्तें ऐसी हैं जो मानी नहीं जा सकती। वहीं यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के शांति प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है। उसका कहना है कि क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, इसलिए शांति तभी आ सकती है जब पहले वो पीछे हटे। यूपी के मऊ में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर आग पर काबू पाया। यूपी के मऊ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। आग पर काबू पाने के लिए लोगों ने पानी का टैंकर मंगवाया और बाल्टी से पानी डालने लगे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग को बुझाया गया और लोगों ने राहत की सांस ली। बताया गया कि ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से बिजली कट गई थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि आग लगने के बाद कई घंटों तक फायर ब्रिगेड नहीं आई। ऐसे में उनको अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने के लिए आगे आना पड़ा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। उधर खबर है कि यूक्रेन की फौज के लिए स्टारलिंक का इंटरनेट एक बार फिर बेहद अहम साबित होने वाला है। स्टारलिंक की फंडिंग पर चल रहे विवाद के बीच खैरसॉन में 2000 से ज्यादा नए टर्मिनल भेज दिए गए हैं, जिनके जरिए खैरसॉन में मौजूद यूक्रेन की फौज अपनी अगली रणनीति बना पाए। यूक्रेन की फौज का मानना है कि खैरसॉन पर पकड़ बनाए रखने के लिए भी उन्हें मजबूत तकनीकी नेटवर्क की जरूरत है, जिसके लिए इंटरनेट बेहद जरूरी है। यूक्रेन की फौज इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ड्रोन की तस्वीरों की लाइव मॉनिटरिंग भी बिना इंटरनेट के मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि मिसाइलें दागते वक्त सटीक लोकेशन भरने के लिए भी इंटरनेट जरूरी है। सबसे अहम बात यह कि यूक्रेन को अमेरिका, यूरोप और नेटो में अपने सहयोगियों से संपर्क करने के लिए भी इंटरनेट जरूरी है। माना जा रहा है कि इलॉन मस्क ने यूक्रेन की फौज को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दे दिया है। मतलब ये कि अमेरिका या नेटो की तरफ से पैसा मिले या न मिले, इंटरनेट बंद नहीं होगा। लेकिन अब यूक्रेन में ही लोगों ने स्टारलिंक की सेवाओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आरोप लग रहे हैं कि जंग के मैदान को इलॉन मस्क ने मुनाफाखोरी का मौका बना दिया है, और इसीलिए वो यूक्रेन पर मेहरबान हो रहे हैं।
यूक्रेन के कुछ इंजीनियरों ने आरोप लगाया कि यूक्रेन को हाई स्पीड इंटरनेट पहले केवल $8 यानी करीब ₹650 में मिल रहा था, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। लेकिन स्टारलिंक के आने के बाद उसी इंटरनेट के लिए करीब ₹30,000 खर्च करने पड़ रहे हैं। ऊपर से पूरी दुनिया को यह बताया जा रहा है कि यूक्रेन इंटरनेट का भी खर्च उठाने के लायक नहीं है। ऐसे आंकड़े आने के बाद स्टारलिंक की बोलती बंद है। माना जा रहा है कि खैरसौन में मस्क की मेहरबानी का कारण भी यही है। उन्हें लग रहा है कि अगर इंटरनेट बंद हुआ तो दुनिया स्टारलिंक की सेवाओं का हिसाब किताब जोड़ने लगेगी। हालांकि स्टारलिंक को कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और यूरोप के बड़े उद्योगपतियों ने चंदा दिया है ताकि वो यूक्रेन में चल रहे इंटरनेट की फंडिंग कर पाएं। लेकिन स्टारलिंक ने अब तक उस चंदे की रकम का भी कोई हिसाब दुनिया के सामने नहीं रखा। चुनाव आपने कई देखे होंगे, लेकिन हरियाणा के रोहतक में अलग ही नजारा दिखा। यहां हारे हुए सरपंच पद के उम्मीदवार को 2 करोड़ 11 लाख रुपए और एक गाड़ी देकर सम्मानित किया गया। सरपंच के हारे हुए उम्मीदवार की झोली में पहले चेक डाला गया और फिर एक एसयूवी की चाबी। पास में चमचमाती एसयूवी भी खड़ी थी। पंचायत चुनाव में सरपंच पद के उम्मीदवार धर्मपाल की हार हो गई थी, जिसके बाद उनकी हौसला अफजाई के लिए गांव वालों ने उनको सम्मानित करने का बड़ा प्लान बनाया। एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया और सबने मिलकर चंदा इकट्ठा करके 2 करोड़ 11 लाख रुपए जुटाए और एक एसयूवी भी खरीदी, जिससे समारोह के दौरान सरपंच पद के हारे हुए उम्मीदवार को भेंट दिया गया। सरपंच पद के हारे हुए उम्मीदवार धर्मपाल समाज सेवी हैं। वो हर साल गांव वालों के साथ उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, लेकिन 12 नवंबर को हुए चुनाव में वो कुछ वोटों से हार गए थे। गांव वालों के मुताबिक धर्मपाल भले ही सरपंच पद का चुनाव हार गए हों, लेकिन वो उनके लिए किसी सरपंच से कम नहीं है। इस बीच खबर है कि चीन को काबू करने के लिए अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से सख्त कदम उठाने की अपील की। ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है और वो ताइवान को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। असल में ताइवान पर कब्जा करने की नीयत से चीन पिछले कई महीनों से उसे डराने में जुटा है। चीन की कोशिश ये है कि ताइवान उसके खतरनाक हथियारों के आगे सरेंडर कर दे, लेकिन शी जिनपिंग इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि ताइवान के आगे अमेरिका ढाल बनकर खड़ा है और वो कई बार चीन को चेतावनी दे चुका है कि अगर गलती से भी उसने ताइवान पर हमला किया तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मतलब ये कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसे सीधे सीधे अमेरिका से जंग लड़नी होगी, जो मिसाइलों और हथियारों के मामले में चीन से ताकतवर माना जाता है। और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से चीन अमेरिका को टक्कर देने के लिए तेजी से परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। और इसी बात ने अमेरिका की परेशानी बढ़ा दी है। उसकी चिंता का कारण यह है कि चीन न सिर्फ परमाणु ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि वो प्रशांत महासागर में भी अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। और इसके लिए चीन ताइवान के पास समंदर में लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने से भी वो नहीं चूक रहा। और तो और चीन अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए घातक हथियारों का परीक्षण तक कर रहा है। इसी वजह से चीन की आक्रामकता को काबू करने के लिए, या यूं कहें कि चीन से निपटने के लिए, अमेरिकी सांसद जिम रैश और मिट रोमनी ने राष्ट्रपति बाइडेन को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने चीन के खिलाफ रणनीति बनाने के साथ सख्त कदम उठाने की अपील की। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सांसदों ने चिट्ठी में समंदर में भारत और जापान के खिलाफ चीन के आक्रामक रवैये का भी जिक्र किया है। और अब माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है। और अब बड़ी खबर गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के चुनावी रण में होंगे और वलसाड में शाम करीब 7 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी एक रोड शो भी करेंगे। तो आज गुजरात के चुनावी रण में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वलसाड में उनकी रैली होगी। इधर खबर है कि ग्रीस के बाद तुर्की की अपने और 2 और पड़ोसी देशों मिस्र और सऊदी अरब से भी ठन गई है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इन दोनों देशों की ग्रीस के साथ मिलिट्री ड्रिल को तुर्की ने बड़ा धोखा बताया, क्योंकि हाल के दिनों में ग्रीस के साथ उसका तनाव चरम पर पहुंच चुका है और एक छोटी सी चिंगारी भी दोनों नेटो देशों के बीच जंग भड़का सकती है। लेकिन अब डर यह है कि कहीं ग्रीस की मिस्र और सऊदी अरब के साथ अलग अलग मिलिट्री ड्रिल से तिलमिलाया तुर्की ताव में आकर वाकई कोई बम न फोड़ दे, क्योंकि खबर है कि तुर्की ने पहले ही इन दोनों देशों को ग्रीस के साथ किसी तरह का सैन्य अभ्यास नहीं करने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन उसकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब ने पिछले दिनों ग्रीस के साथ बड़ी एयर ड्रिल की, जिसमें सऊदी अरब की रॉयल एयरफोर्स के F-15 और ग्रीस के F-16 फाइटर जेट शामिल हुए। और अमेरिका के इन लड़ाकू विमानों की गरज ने तुर्की की उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया जिसकी वजह से वो पहले ही बौखलाया हुआ है। क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में ही तुर्की ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसकी लाख मिन्नतों के बाद भी अमेरिका उसे F-16 नहीं दे रहा। और ऐसे में अपने पड़ोस में अमेरिका के उसी लड़ाकू विमान की उड़ान से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और तुर्की के गुस्से की इस आग में घी डालने का काम किया उसके एक और पड़ोसी मिस्र ने।
जिसकी नौसेना अगले हफ्ते भूमध्य सागर में ग्रीस की नौसेना के सैन्य अभ्यास के लिए कमर कस चुकी है। और मिलिट्री ड्रिल का ये सिलसिला ऐसे वक्त में तेज हुआ जब तुर्की और ग्रीस जंग की दहलीज पर खड़े हैं। इसीलिए तुर्की ने मिस्र और सऊदी अरब की हरकत को धोखा करार दिया। हालांकि इन दोनों देशों के साथ भी तुर्की के रिश्ते पिछले कुछ सालों से खराब ही थे, जिन्हें सामान्य करने के लिए उसने इसी साल दोनों देशों के साथ बातचीत की पहल शुरू की थी। लेकिन ग्रीस की वजह से ये बातचीत बनते बनते बिगड़ती दिख रही है।